हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 10। ओके, तो अब जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है वही बचता है, बाकी हमने सारा कवर कर लिया है। सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज़ द बैटरीज। ओके, ज़रा ध्यान देना, बैटरीज। अब बैटरीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना। तो हम ये बात जानते हैं कि बैटरी आप लोग सबने देखे होंगे सेल और इन सब में। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एनी बैटरी है ना, किसी भी बैटरी के बारे में हम बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि इट में उसका एक चीज़ हमें पता है कि एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज। हम बैटरी में जानते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और देन हम ऐसा कहते हैं कि हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बेसिकली हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वैसे भी उसमें भी हमने देखा था, जहाँ पे केमिकल एनर्जी जो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आ रहा है समझ में? ओके, अब हाउ एवर हम ऐसा कह सकते हैं, हम देखते हैं कि बैटरी जो होती है वो प्रैक्टिकल यूज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करने को देखने को मिलती है ना। और इट शुड बी रीजनेबल, राइट। हम कह सकते हैं ना कि रीजनेबली हमारा लाइट जो है वो कॉम्पैक्ट करता है इन सब चीज़ों के साथ। तो कॉम्पैक्ट वो वोल्टेज के साथ भी करेगा, है ना। और इट शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज़, यानी कि अगर हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा भी हम करते हैं कि वोल्टेज के साथ कॉम्पैक्ट करेंगे तो इट शुड नॉट बी अप्रिशिएबली यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इसके दो टाइप्स के बैटरी होती है बेसिकली। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बैटरी को हम क्या करते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसमें, और ये एक टाइप का सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन फिर केमिकल एनर्जी, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन हम कह सकते हैं बैटरी जो एक प्रैक्टिकल यूज़ है उसी में यूज़ करते हैं। कॉम्पैक्ट वोल्टेज शुड नॉट बी यूज्ड अप्रिशिएबली। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला प्राइमरी बैटरी आता है। दो टाइप में, सबसे पहली जो है वो प्राइमरी बैटरी है। यस, प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है ज़रा ध्यान देना। प्राइमरी बैटरी है उसमें कि प्राइमरी बैटरीज के अंदर आपने देखा है कि द रिएक्शन अकर ओनली वंस, एक ही बार में रिएक्शन हो जाता है। ओके, द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर, और उसके बाद एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो बैटरी क्या हो जाएगी, बिकम डेड, बाद में वो डेड हो जाएगी एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, वापस हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। मोस्ट फैमिलियर एग्जाम अगर इस टाइप का हम देखें तो हम कह सकते हैं ड्राई सेल। क्या कह सकते हैं हम इसको? ड्राई सेल कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिलांची सेल। क्या कहते हैं हम उसको? लेक्लांची सेल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ड्राई सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ये 1 मार्क में आता है, लेक्लांची सेल कहते हैं उसके डिस्कवरी। सो विच इज यूज्ड कॉमनली इन अवर ट्रांजिशन एंड क्लॉक्स। ये वाले जो सेल्स होते हैं ना लेक्लांची, आपको एक टाइप का सर्कल इस टाइप में से छोटा सा सेल दिखेगा, है ना। तो ये हम ट्रांजिस्टर्स के अंदर और हम क्लॉक्स के अंदर भी यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? और ये जो सेल होता है इसमें है ना क्या होता है कि एक है ना जिंक कंटेनर कह सकते हैं, या सारे सेल्स हैं तो उसमें भी एक एक कंटेनर के हिसाब से इसको हमने क्लासिफाई किया है। ओके, तो सेल है तो क्या होगा कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर की बात की जाती है। जैसे कि इसमें देखें कि द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, इसमें एक जिंक कंटेनर होता है दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड, एनोड की तरह एक्ट करता है। ओके, एंड द कैथोड इज अ कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट का कैथोड होता है, मतलब वो रॉड होता है जो कि सराउंडेड होता है एक मतलब उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन दोनों ही यूज होते हैं। ओके, इन दोनों के पाउडर का मिक्सचर होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं। ज़रा फिगर में देखना 3.8 में आपको बैटरी का कार्बन रॉड दिखेगा, फिर जिंक कप दिखेगा, MnO2 प्लस कार्बन, ब्लैक NH4Cl पेस्ट, इस टाइप में भी आपको ये पूरा फिगर देखने को मिलेगा। आप वो फिगर देखना, उसमें बैटरी पूरी अच्छे से गिवन है, और ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, इस वजह से आप टेक्स्ट बुक में से रेफर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, एक जिंक कंटेनर है दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और कैथोड में कार्बन ग्रेफाइट है ना। तो उसको सराउंड किया गया है, पावर एक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मिक्सचर है। तो इसमें जो स्पेस जो हो रही है इलेक्ट्रोड्स के बीच में इज फील्ड बाय अच्छा, अभी इलेक्ट्रोड के बीच में जो स्पेस आ जाती है ना, कितनी बार हम देखते हैं ना कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमें स्पेस देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमें स्पेस दिखती है वो मॉइस्चर है सब, तो इट इज़ फील्ड बाय मॉइस्ट,
मॉइस्चर, सो इट इज फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें जो है ना वो जो स्पेस दिख रही है ना, तो वो क्या करेगा, मॉइस्ट फिल्ड एल्यूमिनियम अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो जो है वो क्या करेगा, मॉइस्ट पेस्ट बना लेगा NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2, एक टाइप का पूरा पेस्ट बना लेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। जरा ध्यान देना यहाँ पे NH4Cl एंड ZnCl2, ये जो है एक पेस्ट बना लेता है बेटा, है ना, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो स्पेस बनाता है ना, जहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों अपना पेस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एनोड पे जिंक है, कैथोड पे MnO2 है। तो इसका रिएक्शन आपको दे के रखा है कि एनोड पे आपको क्या लेना है, दैट इज द जिंक, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, है ना, Zn+2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। और कैथोड पे आपको क्या लेना है, आप लोगों को ले लेना है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हम अमोनिया से, है ना, और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये बन जाएगा MnOOH प्लस NH3, इस टाइप में रिएक्शन होगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन हो गई यहाँ पे, यहाँ देख लेना MnO है ये, और फिर यहाँ से यही OH यहाँ से H यहाँ पे दे देता है, और फिर यहाँ पे ये बच जाता है NH3। ओके, अब आपको एक चीज याद रखना है इस रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे कैथोड जो है इन द रिएक्शन एट कैथोड पे मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू द +3 स्टेट। एक्चुअल मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नीज जो होता है उसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है कौन, मैग्नीज में +7 तक ऑक्सीडेशन जाता है। लेकिन इस वाले पिक्चर में हम कह सकते हैं कैथोड पे कि मैग्नीज जो है वो क्या करता है, रिड्यूस हो रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +4 में था, ये +3 में रिड्यूस होगा, क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, अच्छा अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अमोनिया यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है Zn+2 के साथ टू गिव द ZnNH3 ये ऑब्वियसली ये आगे भी एक रिएक्शन है जो कि उसी से मैं बताऊंगी कि एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है Zn+2 रिएक्ट करने के बाद। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ZnNH अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, देन वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज द, बताती हूँ, ZnNH3 ZnNH3 ओके, इस टाइप में Zn जिंक अमोनिया का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्लियर। द सेल की पोटेंशियल भी नियरली 1.5 आपको देके रखिए। मर्क्यूरी सेल आपको देखने को मिलेगा फिगर 3.9 के अंदर, जरा आप देखना। तो मर्क्यूरी सेल जो होता है ये भी क्या होता है कि अंदर ही अंदर है ना ये रहता है, और उसके बाद ये ना एक्चुअल में लो करंट डिवाइसेस में हम देखते हैं मर्क्यूरी सेल्स को, है ना, कि हम देखते हैं इट इज सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, आपने देखे होंगे एड्स, वॉचेस हैं, ये इन सब में क्या होता है, करंट ज्यादा नहीं होता, है ना, तो इन सब में मर्क्यूरी सेल का यूज कर सकते हैं, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड आया, दैट इज द जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, जिंक मर्क्यूरी जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, ये ध्यान रखना है, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम ये पेस्ट बनता है। ओके, ये ध्यान रखना है, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम यानी ZnHg, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, क्लियर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे लो करंट डिवाइसेस में मर्क्यूरी सेल्स हम यूज करते हैं, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्क्यूरी, यस, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम का पेस्ट बनाता है एज एनोड एंड द पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज अ कैथोड। ये एनोड पे बनेगा, और जो पेस्ट बनेगा HgO एंड कार्बन का, है ना, तो वो आपका बनेगा कैथोड पे। जो इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइट का जो पेस्ट है वो KOH एंड ZnO का पेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आपको एनोड और कैथोड पे अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जरा देख लेते हैं एनोड पे कौन सी रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिंक है ना, मर्क्यूरी है, जिंक मर्क्यूरी OH माइनस, दैट गिव्स ZnO, है ना, क्या बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सारी इक्वेशन लर्न हो जानी चाहिए, आ रहा है समझ में, क्योंकि 1-2 मार्क्स में हमेशा पूछते हैं बैटरी में, या तो प्राइमरी बैटरी पे शॉर्ट नोट आएगा या तो सेकेंडरी बैटरी पे शॉर्ट नोट आएगा, क्लियर। तो जिंक से क्या बना, ZnO 2OH माइनस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आ रहा है समझ में। ओके, अब यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे ये वाला पेस्ट था HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स
Hg प्लस 2OH माइनस, इस टाइप में। क्लियर? तो ये था आपका कैथोड पे रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शंस जो है वो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना रिएक्शंस के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा जो है वो क्या है, रिएक्शंस हैं। तो रिएक्शंस आपको लर्न करना पड़ेगा। आ रहा है? और ये पूरी थियरी है, तो थियरी में आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस आपको दे के रखी है, वो आपको लर्न कर लेनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये फिगर है वो एक कमर्शियल ड्राई सेल का दिया हुआ है, जिसमें ग्रेफाइट कार्बन कैथोड पे है इन अ जिंक कंटेनर एंड अ लेटर एक्ट एज अ एनोड। बाद में वो एक्ट एनोड की तरह करते हैं। आपको फिगर में बहुत अच्छे से गिवन है, जरा टेक्स्ट बुक में देखना। कार्बन की रॉड किस टाइप की है वो भी गिवन है, जिंक का कप भी दिया हुआ है, किस टाइप का बनता है वो। आ रहा है समझ में? और MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का पेस्ट, तीनों पेस्ट आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड जो है ना उसके साइड में देखो मॉइस्चर दे के रखा है, तो इस वजह से है ना वो पेस्ट जो है ना वो लगा देते ताकि वो मॉइस्चर कवर कर ले। सॉरी, वहाँ पे जो स्पेस है, यानी दैट मीन्स क्या, मॉइस्चर हो जाता है तो वो अपने पेस्ट के थ्रू कवर करवा सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब जरा ध्यान देना कि द ओवरऑल सेल रिएक्शन जो यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज द, यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा वो कैथोड एनोड अलग अलग पढ़ा था, राइट? तो अब जो हमारे पास ओवरऑल सेल का रिएक्शन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द जिंक Hg। जरा ध्यान देना, जिंक Hg प्लस HgO दैट गिव ZnO प्लस Hg, राइट? तो ये जरा ध्यान देना, जिंक अमेलगम, ओके, प्लस HgO दैट गिव ZnO, इस टाइप में ये वाला ZnO प्लस Hg। क्लियर हो रहा है? राइट। अब ध्यान देना जरा इसमें कि हमारे पास जो है ये ओवरऑल रिएक्शन मिल गई, तो हम सेल पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन। यस, तो क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया, अब तो कांस्टेंट हो गया ड्यूरिंग, अब वहाँ पे एज ओवरऑल रिएक्शन के अंदर डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, कोई भी आयन नहीं इन सोल्यूशन में। सो हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली चेंज होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, तो ये आपका था कॉमनली 3.9 में भी मर्क्यूरी सेल का आपको डायग्राम बहुत अच्छा गिवन है। एनोड का कैप दिया है, सेल कैन होता है, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं, है ना? कैथोड है, सेपरेटर है, यस गैसकेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है सेकेंडरी बैटरी, तो ये आपको फिगर बनानी है, सेकेंडरी बैटरी। ओके, सेकेंडरी बैटरी किस टाइप में होती है जरा देख लेते हैं। सेकेंडरी बैटरी जो होती है उसमें आपको क्या करना है, एक सेकेंडरी बैटरी का एक सेल होता है ना? सेकेंडरी बैटरी जो सेकेंडरी सेल जो होती है आफ्टर यूज थोड़े टाइम के बाद कैन बी रिचार्ज, हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं करंट पास करके, है ना, थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट पास करके उसको यूज कर सकते हैं, जरा ये ध्यान रख लेना। तो ये था दोनों में डिफरेंस, पहला उसमें नहीं करते थे लेकिन इसमें कर सकते हैं, है ना? तो सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again, वापस हम कर सकते हैं। A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle, बहुत ही ज़्यादा, ये तो इसका बहुत अच्छा है एडवांटेज के large number of discharging and charging cycle में जाता है ना? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल है जो कि बहुत ही बड़े नंबर में एक तो डिस्चार्ज होता है, बाद में फिर से चार्ज होता है, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी। आपने पीबी की, लेड यानी पीबी की लेड स्टोरेज बैटरी नाम सुना होगा, कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स, है ना? ये ध्यान रखो ना, लेड स्टोरेज बैटरी, ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपको यही वाली बैटरी को देखने को मिलेगा, है ना? तो लेड स्टोरेज बैटरी इज कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स होते हैं ना, उसमें भी यही चीज यूज होती है। इन कंसिस्ट, अब देखो आप, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड, इसमें लेड का एनोड होता है और इसमें ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड, यस डाइऑक्साइड एज अ कैथोड, PbO2 का मिक्सचर हो जाता है एज कैथोड पे। तो 38% सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको इसमें। यस, सेल रिएक्शंस आपको अलग अलग देखे रखी है फॉर एनोड एंड कैथोड। जरा एनोड का देख लेते हैं क्या है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कैथोड का क्या है, राइट? तो एनोड में यहाँ पे क्या है, यस पीबी है,
है ना, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फेट यानी SO4-2 के साथ याद करेंगे। तो याद करो क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ये आपका पहला इक्वेशन है फॉर दी एनोड। और फिर कैथोड पे क्या होगा, PbO2 प्लस SO4-2 दैट प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दैट गिव्स, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। आ रहा है समझ में? ये आपको क्या आएगा आपका फॉर दी कैथोड रिएक्शन। ओके, दैट इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। इस पे हमें देखना पड़ता है फॉर द कैथोड एनोड रिएक्शन के लिए। जरा ध्यान से समझना, लेड SO4 सल्फेट, ये आपका Pb यानी लेड हो गया, सल्फेट हो गया, रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, लेड सल्फेट बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, PbO2 SO4-2 4 टाइम्स हाइड्रोजन इसमें ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, लेड सल्फेट, दोनों में लेड सल्फेट ही, मतलब वही कि PbSO4 ही बनेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, प्लस 2 टाइम्स वाटर निकला। अब अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है मुझे, तो मैं किस टाइप से लिखूंगी, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओके, ये सारी रिएक्शंस लर्न हो जानी चाहिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ओके, नहीं लर्न हुई ना तो इसमें मार्क्स कट जाएंगे आपको, आप लोगों के, क्योंकि इसमें और है ही नहीं कुछ ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ऑब्वियसली दैट गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। जरा ध्यान देना, कंबाइंड रिएक्शन के अंदर आपके पास लेड है ना, PbO2 आपके पास आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद फिर ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने अभी बात की थी, वो भी इसमें आ गया बिकॉज ऑफ द कॉम्बाइनेशन ऑफ द रिएक्शन, दोनों को कंबाइन करने से। तो क्या होगा, आपका लेड सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। आया समझ में? तो ये था आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। डन। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑन, जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जैसे हम चार्ज करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। एंड PbSO4 ऑन कैथोड, है ना, एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। अब ध्यान रखना, जैसे आप चार्ज करते हो बैटरी को, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इस वजह से PbSO4 कैथोड ऑन एनोड पे चला जाता है एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। तो लेड एंड लेड ऑक्साइड में इस स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आपके पास फिगर 3.10 बहुत ही अच्छा लेड स्टोरेज बैटरी का गिवन है, जरा ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, एनोड भी है उसमें, कैथोड भी है, फिर उसमें आपको नेगेटिव प्लेट्स देखने को मिलेंगे, फिर हाँ यस, लेड पीबी का ग्रिड्स देखने को मिलेगा, स्पॉन्जी थोड़े होते हैं वो, फिर वो देखने को मिलेगा। पॉजिटिव प्लेट्स भी आपको लेड के आपको ग्रिड्स देखने को मिलेंगे PbO2 के साथ, और 38% आपको इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो ये फिगर आप ध्यान से देखना। इसके बाद फिगर 3.11 है, वो भी आप ध्यान से देखना, उसमें भी क्या बोला है। इसके बाद देखो, अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल। 1 मार्क में आता है कि ए भी एक इंपॉर्टेंट सेल है, दैट इज द निकल कैडमियम सेल। निकल यानी कि निकल कैडमियम NiCd बराबर है, निकल कैडमियम सेल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो सेल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, क्लियर। तो जरा इसमें ध्यान देना कि निकल कैडमियम सेल में क्या बोला है कि दैट इज फिगर 3.11 आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस सेल के बारे में क्या गिवन है। इस सेल में आपको ये चीज बोली है, जरा ध्यान देना इसमें, कि विच हैज़ अ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल। इसकी जो लाइफ होती है, मतलब इसका जो चलने का तरीका होता है ना, तो इसका जो एज होता है वो क्या होता है, इसका लॉन्गर लाइफ होती है, थोड़ी ये ज़्यादा चलती है, इसका लॉन्गर लाइफ होता है देन लेड स्टोरेज सेल से। लेड स्टोरेज ये वाले सेल से थोड़ी ज़्यादा चलती है। ओके, अब उसके बाद फिर बोला है बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, ज़्यादा एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चर के। तो वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल्स। अब देखो, जो एक्सपेंसिव होगा उसमें तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे, और जो इतना एक्सपेंस हम कर भी नहीं सकते किसी एक सेल के ऊपर, राइट। तो इस वजह से बोला है कि हम वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ द सेल एंड द वर्किंग में नहीं जाएंगे डिटेल में, एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग उसमें भी नहीं। तो ओवरऑल रिएक्शन डायरेक्ट देके रखा है, दैट इज द कैडमियम निकल का। अगर आपको इसमें 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि कैडमियम निकल का सेल का रिएक्शन बोलेंगे तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो जरा ध्यान देना कैसे होगा। कैडमियम है ना, प्लस 2 निकल ऑक्साइड बराबर है, दैट गिव्स CdO कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2 निकल OH होल ट्वाइस प्लस वाटर, क्लियर। ये आपका रिएक्शन आ जाएगा कैडमियम निकल ऑक्साइड के साथ। इस स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये आपको रिएक्शन क्या करना है, अच्छे से पढ़ना
है। आ रहा है समझ में? क्लियर? ओके चलिए, तो ये था हमारा 2 टाइप के सेल की बात हमने कर ली यहाँ पे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें है, इसी में आप ध्यान देना पहले, सबसे पहले कि मैं निकल कैडमियम सेल में जो आपने देखा अभी, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो फिगर है वो आपको जितनी भी फिगर्स है सेल की, वो आपको है ना टेक्स्ट बुक के अंदर से पहले एक बार सारी पढ़नी भी है, क्योंकि ये पूरी थियोरेटिकल है, एक बार पढ़ना है टेक्स्ट बुक के अंदर से, फिर आपको सेल का डायग्राम बनाना है, और जब भी मैं एग्जाम में पूछूं तो आपको इसमें पूरा अच्छे से सेल डायग्राम, उसका लेबल अच्छे से करना है और पूरा रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, एक सेल तो कंफर्म आता है एग्जाम में। अब देखो इसमें भी पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर, नेगेटिव प्लेट, तीनों चीजें देके रखी है फिगर में, आप जरा देख लेना। 3.7 आप फ्यूल सेल्स की बात कर लेते हैं हम जरा। फ्यूल सेल्स किस टाइप में होते हैं, तो जरा हम फ्यूल सेल्स देखें तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज, आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है थर्मल प्लांट्स के द्वारा, है ना, ये इतना ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है ना, और इसका एक मेजर सोर्स अगर मैं कहूँ तो एक पॉल्यूशन कह सकते हैं हम, है ना, जो कि है ना प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में क्या होता है केमिकल एनर्जी, जैसे हीट ऑफ कंबशन, है ना, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कॉयल है, गैस है, ऑयल है ना, ये सारे क्या होते हैं कि फर्स्ट हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम, हम वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस वजह से देन हम कह सकते हैं यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पता है आप लोगों ने टर्बाइन नाम सुना होगा, कि हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बाइन को रन कराते हैं। ओके, एंड वी नो दैट हम पता है कि गैल्वेनिक सेल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और हाईली एफिशिएंट है वो इस काम में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि इन ऐसे सेल्स में, इन सेल्स के लिए कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो है ना वो कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट्स क्या करें कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड रहे, एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है कंटिन्यूअसली रिमूव्ड होते रहे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट से। तो अगर एक रिएक्टेंट अगर क्या होता है रिएक्ट करता जाता है तो प्रोडक्ट रिमूव होता है, तो बनता जाता है इस टाइप में। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पे इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूअसली टू द इलेक्ट्रोड्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिमूव कंटिन्यूअसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। प्रोडक्ट धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट में से रिमूव होता चला जाएगा, और रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, फटाफट फेड कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोड में आएगा। अब अगर देखें गैल्वेनिक सेल्स में अगर डिजाइन देखें तो क्या करता है, कन्वर्ट दी एनर्जी ऑफ कंबशन, जैसे फ्यूल्स हैं, ये जो सारी कंबशन एनर्जी कंबशन होता है, फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, ये सारे तो है ही ना, फ्यूल्स है, हाइड्रोजन है, मीथेन गैस है ना, और मीथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। जरा ध्यान देना इसमें कि ये सारी चीजें जो है आपके पास हाइड्रोजन है, मीथेन है, मीथेनॉल है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है, ये जो कंबशन है फ्यूल्स का, इसमें क्या होता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। ओके, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। फ्यूल सेल जो आपको यहाँ पे H2 और O2 को लेके बनाया हुआ है, जरा आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डायग्राम गिवन है कि उसमें H2 और O2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें एक आपका टर्मिनल देखो, एक साइड से H2 जाता है, दूसरी साइड से O2 आता है, और दोनों मिलके क्या करते हैं, एक फ्यूल सेल जनरेट करते हैं। एक एनोड है, एक कैथोड है, एक उसके अंदर बीच में एक लेयर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया गया है, और वाटर ऊपर से रिमूव करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ओके, तो ये फिगर आप देख लेना एक बार। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, अगर फ्यूज सेल की बात करूं, एकदम सक्सेसफुल फ्यूल सेल की बात करो तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो होती है हाइड्रोजन की विद ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। सबसे सक्सेसफुल यही तो रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वाटर प्रोड्यूस करता है, राइट। जैसे इसमें भी तो वही है, फिगर 3.12 के अंदर देके रखा है, बराबर है। अब ये जो सेल है ना वो यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करने में इन द अपोलो स्पेस, स्पेस प्रोग्राम्स में भी आप देखा होगा। तो ये वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग रिएक्शन एंड देन कंडेंस्ड हो जाएगा, और फिर बाद में जैसे हम उसमें ड्रिंकिंग वाटर ऐड सप्लाई करेंगे, है ना, तब जाके ये ऐसा होता है कि नहीं भाई कि अब इसको आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होना है। तो आप कह सकते हो कि सेल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो बबल्ड, है ना, प्रोड्यूस करता है थ्रू द पोरस, यानी जो पोरस सरफेस हो जाता है, मतलब कि उनमें क्या होता है कि छोटे छोटे आपको है ना छेद दिखेंगे, ओके, पोर्स दिखेंगे। तो पोर कार्बन अब उसमें क्या होता है कि बबल्ड होने लग जाते हैं पोर, तो उसमें कार्बन इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, धीरे धीरे NaOH के सोल्यूशन। तो ये सारे सोल्यूशंस जो होते हैं वो धीरे धीरे पोर होके
आते हैं। फिर अब उसके बाद कैटालाइट यानी कि क्या होता है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उनका जो सरफेस है वो समझ लो कि पोरस है। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे NaOH है सोल्यूशन। तो ये सब क्या करते हैं कि अपने कार्बन इलेक्ट्रोड्स पे जाके रहते हैं। अब यहाँ पे ये कैटालाइट जो यस कैटलिस्ट, हम उसको कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट जैसे हमने यहाँ पे प्लेटिनम लिया है और पैलेडियम ले सकते हैं, तो यही दोनों लिया है दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स, वो पहले से ही है अंदर। और फिर इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट नहीं होते तो इंक्रीज कैसे होता है इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस का, है ना। तो कैटलिस्ट का काम ही होता है कि उनके रिएक्शंस को इम्प्रूव कराना, सॉरी मतलब आगे बढ़ाना, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को आगे बढ़ाना। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो गिवन है फॉर द कैथोड एंड एनोड, फॉर द कैथोड एंड एनोड, तो वो जरा मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैथोड जो होता है उसमें सबसे पहले कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। तो जरा ध्यान देना कि ऑक्सीजन में वाटर ऐड किया है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसमें आपको क्या बन जाएगा, दैट इज द 4OH माइनस। अब एनोड पे भी वही रिएक्शन अगर आप करने बैठो तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 2H2 प्लस 4OH माइनस, दैट गिव्स 4H2O, यस 4OH माइनस, यस दैट गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ओवरऑल अगर रिएक्शन देखूं, ओवरऑल रिएक्शन अगर बताऊं तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2। ओके, है ना। तो जरा ध्यान देना, इसमें आपके पास कैथोड में ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है वाटर में, तो यहाँ पे आपको OH मिलेगा। कैथोड में आपके पास क्या हो रहा है कि वाटर H2 प्लस OH माइनस दैट गिव्स ऑल्सो व्हाट वाटर, है ना। तो इस टाइप में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 4 2 ये सारे आपके क्या है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है। आपको ऑक्सीजन वाटर देखना है, ऑक्सीजन वाटर इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स दैट इनफ। फिर यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ये, फिर ओवरऑल रिएक्शन तो वाटर के साथ ही है ना, H2 प्लस O2 दैट गिव्स वाटर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो सेल रन्स कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे क्या होता है, सेल धीरे धीरे चलता ही रहता है। एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाई, जितनी देर आप रिएक्टेंट सप्लाई करोगे उतनी देर आपका सेल काम करेगा। जैसे ही बंद किया तो आपका पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि अब क्या होता है रिएक्टेंट फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन, फिर बाद में फ्यूल सेल्स अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आया समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे ही ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे ये जो सेल रन करेगा कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट सप्लाई करोगे, तो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंट ऑफ अबाउट 70% इसकी एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, है ना। कंपेयर टू द, आपने थर्मल पावर प्लांट्स भी देखे होंगे, उनकी तो एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट जिसकी एफिशिएंसी 40% ही होती है, वो जरा ध्यान रख लेना। सो देयर हैज बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ अलग अलग न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स में, बेटर कैटलिस्ट। आपको अगर आप जितना इसमें बेटा यही है कि अगर आप अच्छा कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, अच्छा इलेक्ट्रोड लोगे, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट लोगे, है ना, आप तो इन सब में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन प्रोसीजर एफिशिएंसी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा मिलेगी। ओके, तो बेटर कैटलिस्ट आप यूज करो, इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा यूज करो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। आप फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आप ऐसे ही बढ़ा सकोगे, वरना आप नहीं बढ़ा पाओगे। ओके, तो इन सब में क्या होता है कि दीज हैव बीन यूज, आपको ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिलेगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। फिर फ्यूल सेल्स जो होते हैं ना पोल्यूशन फ्री होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं। सो इस व्यू के तरह हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है फ्यूल सेल्स का। आया समझ में। और क्या होता है कि ऐसे वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल्स आपको फैब्रिकेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो वो जरा ध्यान दे, वो जरा अच्छे से देखना आप लोग। अब इसके बाद आपके पास आता है कोरोजन। नाम से ही पता चलता है कोरोजन यानी क्या होता है, जंग लगना, कोरोजन। आया समझ में। एक मिनट, यस। अब कोरोजन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, यस कोरोजन। अब एक चीज हमें पता है कि कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना ना। इस टाइप में ये सब जनरली हम कहते हैं कि हमें ऐसे ही ये वर्ड हमें कोरोजन पता होता है। ओके, चले तो अब हमें कोरोजन के बारे में पढ़ना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इन तीनों में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कोरोजन तीनों में से किसी पे भी एक शॉर्ट नोट कंफर्म आ जाएगा। आया समझ में। तो जरा ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ द चैप्टर नंबर
3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोरोजन में क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? स्लोली, धीरे धीरे क्या करता है? कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है? मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, उसको धीरे धीरे कोट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें उसमें से धीरे धीरे क्या करेगा? कोटिंग करनी स्टार्ट कर देगा। उसमें ऑक्साइड्स भी आ गए और अदर सॉल्ट्स भी आ गए मेटल के। तो जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, लोहे की चीजों पे जो जंग लग जाती है ना, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की चीजों पे क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है ना। आपने देखा होगा आयरन की चीजों पे जल्दी से रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कोरोजन। आप कोरोजन के एग्जांपल्स जरा ध्यान रख लेना कौन कौन से हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो वो 1 मार्क में भी आता है। आप देखोगे है ना कि आपको कॉपर में आपको ग्रीन कोटिंग देखने को मिलेगी, ब्रॉन्ज आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। टार्निशिंग, सिल्वर को आप टार्निश कर दो, एकदम चमकेगा एकदम। टार्निश आप हटा दोगे ऊपर का लेयर, तो इस वजह से सिल्वर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे हैं एग्जांपल्स कोरोजन के। इट कॉजेज एनॉर्मस डैमेज ऑफ टू बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा कि यस, एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दैट ऑफ आयरन। आपने बिल्डिंग्स में भी देखा होगा कि कितनी बार क्या होता है, जो आयरन की बनी बनी चीजें होती है ना, उसमें भी क्या होता है? डैमेज हो जाती है, जंग लग गई या कुछ बिल्डिंग्स भी गिर जाती है, ब्रिजेस भी गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, है ना। तो उसमें भी एनॉर्मस क्या होता है? डैमेज हो जाती है, बिल्डिंग्स में, ब्रिज में, शिप्स में। तो इन वाले में टू ऑल ऑब्जेक्ट्स में दैट आर मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली दैट ऑफ दी आयरन, जो आयरन से बनते हैं, उन सब में डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम देखो हम है ना, करोड़ों रुपए का लॉस हो जाता है, रुपीस का लॉस हो जाता है एवरी ईयर ऑन दी अकाउंट ऑफ व्हाट? कोरोजन। कोरोजन की वजह से है ना, रस्टिंग लगने की वजह से, इन सब वजह से है ना, क्या होता है कि गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, या कोई भी चीज ले लो, ड्यू टू द अकाउंट ऑफ व्हाट? रस्टिंग ऑफ आयरन, उसकी वजह से। तो जरा आप इक्वेशंस इसमें जो है, बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, जरा आप ध्यान से समझना, है ना। आयरन में जनरली हम क्या होता है? Fe होता है हमारे पास आयरन, ओके। तो जरा इसमें देखना कौन कौन से इन कोरोजन में। अ मेटल इज ऑक्साइड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। जरा आप इसमें देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ये 3 टाइप के आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप आयरन है, ऑक्सीडेशन पे आप देखोगे, है ना, ऑक्सीडेशन आप करोगे तो आयरन ही आपको देखने को मिलेगा जनरली ना। तो आयरन से आप क्या बना रहे हो? Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब रिडक्शन कर रहे हो, है ना, रिडक्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्साइड है हमारे पास, है ना, 4H++4 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स हमारे पास, दैट इज द 2H2। अब ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो उसमें हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो जाता है, दैट इज द 2Fe+2+2 टाइम्स वाटर प्लस हाफ O2, ओके, दैट गिव्स व्हाट? Fe2O3 प्लस 4H+। यस, जरा आप इन इक्वेशंस पे थोड़ा अच्छे से नजर मारना, क्या है इसमें। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन करेंगे Fe का, आयरन है, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। रिडक्शन में आपके पास ऑक्साइड है तो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, तो दैट इज द व्हाट? यहाँ पे O2 हम ले लेंगे और यहाँ पे H+ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स वाटर इस कंडीशन में है हमारे पास। फिर एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो Fe कंबाइन होके करेगा, तो क्या बनेगा? Fe2O3, ओके। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इक्वेशंस है, ये आपको अच्छे से लर्न रखनी है। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कोरोजन में आप कह सकते हो कि मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, मेटल है, Fe मेटल है, तो क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, राइट। अब यहाँ पे कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग, हम इसको रस्टिंग कहते हैं, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। आपको देखने को मिलेगा वाटर और एयर के प्रेजेंस पे ही रिएक्शंस होती है, राइट। केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं एसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। जनरली हम इसको अगर पूरा देखें तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना हम लेके चलते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है इन केस ऑफ कोरोजन, ओके। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट पे देखें तो हम क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन से जो बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव एज एनोड एंड वी कैन राइट इक्वेशन। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिएक्शन इस टाइप में, राइट। तो आप जरा ध्यान देना, इसमें जो हमारे पास जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है वो तो हमारे पास यही कह रहा है ना कि Fe का रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हो आप, Fe का रिएक्शन हो रहा है, तो वो किस पे होगा बेटा? एनोड पे आपको देखने को मिलेगा। जरा देखना ध्यान से इक्वेशंस,
ओके सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि हमारे पास एनोड पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज Fe से क्या बन रहा है बेटा, Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, यस ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 2 बैलेंस करके कर रहा है, राइट। तो उसके आपके पास E0 सेल की वैल्यू भी दे के रखी है -0.44 वोल्ट। ओके अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को जनरली मिल जाता है ना। तो आप देखोगे कि Fe जो है हमारे पास वो Fe से Fe+2 पे जा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पे, रिलीज करता है एट एनोडिक, इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक यानी एनोड पे, एनोडिक यानी एनोडी बोला है, सो आप कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोड, हम जानते हैं एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इस वजह से स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ऑक्सीजन के केस में हमने रिडक्शन देखा था अभी जस्ट रिएक्शन के अंदर, ओके। यस तो हमने ऑक्सीडेशन के केस में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, सॉरी कि मेटल जो है हमारा Fe जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा था और ऑक्सीजन में क्या होगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्या होता है कि रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज बिलीव टू H2 यस H2CO3 फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर इनटू वाटर। H2CO3 फॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इस वजह से H2CO3 फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इन वाटर में ऑल्सो भी अवेलेबल ड्यू टू द, यस हाइड्रोजन आयन भी तो प्रेजेंस होगा ही ना, वट ड्यू टू द वट, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे दूसरे एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट होगा ही, एसिड है तो H+ आयन प्रेजेंट होगा ही, अगर बेस हो तो OH- आयन प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, ओके। तो यहाँ पे पता है हमें कि H+ है तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा ही, दैट में ऑल्सो अवेलेबल टू डिसोल्यूशन एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि एसिडिक ऑक्साइड्स आर मोर अवेलेबल इन द एटमोस्फियर, ओके, एंड देयरफॉर इट रिएक्ट क्वाइटली, है ना, इट रिएक्ट वेरी क्विकली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस स्पॉट्स बिहेव, यहाँ पे कैथोड जो है इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो रहा है। जरा देखना, ये एनोड की रिएक्शन थी, अब यहाँ पे मैं आपको कैथोड की रिडक्शन बताती हूँ, कैथोड पे रिएक्शन बताती हूँ, ये आपका एनोड था, क्लियर। तो कैथोड पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन आएगा, राइट। मैंने आपको 4+ + 4 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स 2H2O, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यस। तो इसमें आप लोगों को है ना कैथोड पे क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिल जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद आपके पास ओवरऑल जो आपके पास रिएक्शन आती है वो मैंने आपको बताया था लिख के, दैट इज द व्हाट 2Fe। यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट इज व्हाट 2Fe। आप इसमें मिस्टेक मत करना ओवरऑल रिएक्शंस लिखने में, 2Fe + O2 + 4H+ दैट गिव्स 2Fe + 2 + 2 टाइम्स वाटर, क्लियर हो रहा है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब उसके बाद ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेरस आयन है ना, आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ये धीरे धीरे फर्दर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देता है ना, बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन। धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे हमारा रिएक्शन हो जाता है, तो इस स्टेप में दोनों आएंगे आपके पास, क्लियर है ना। तो फेरस आयन आर फर्दर, फेरस आयन ये जो है हमारा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड देन फिर इट केम आउट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2 है। फेरस फेरिक में ध्यान रखना इस टाइप में, ओके। Fe2O3.XH2 कोई भी आपका आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, धीरे धीरे फर्दर प्रोडक्शन होता जाएगा हाइड्रोजन आयन का। तो कोरोजन का जो प्रिवेंशन है, कैसे प्रिवेंट करें हम इस कोरोजन प्रोसेस को, तो प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉट ओनली सेव मनी, ये हमारा मनी ही नहीं सेव करेगा, बट ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स सच एज अ ब्रिज कोलैप्स। पता है कितनी बार ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, एक्सीडेंट्स में भी आपको प्रिवेंट करने को मिलेगा। और फेलियर ऑफ अ की कंपोनेंट ड्यू टू द कोरोजन, ऑब्वियसली वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैथड जो है प्रिवेंटिंग कोरोजन का, 1 मार्क में आएगा या 2 मार्क में आएगा, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारे मैथड्स कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम कोरोजन को, क्या उपाय है
वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो देखो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटलिक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल के ऑब्जेक्ट को सरफेस, जो आपका मेटल का ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसको प्रिवेंट करना सीखो, है ना। तो सबसे पहले आपको प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फेयर। उसको एटमोस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट में आने मत दो, पहली बात ये है ना, उसको प्रिवेंट करना स्टार्ट करो। एंड इट कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस। जब हम सरफेस को कवर करेंगे तभी तो होगा, है ना। या तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे पेंट कर दो आप उसको, पेंट यानी आपने देखा होगा ना, एशियन पेंट्स या कुछ भी, कोई भी पेंट ले लो, है ना, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसको कवर अप कर सकते हो। जहाँ पे आप देखोगे कि कितनी बार क्या होते हैं, गाड़ियों में जंग लग जाती है, आयरन में किसी में जंग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम पेंट कर देते हैं उस पर, एशियन पेंट्स कर दो या कोई भी दूसरा पेंट कर दो, तो क्या करते हैं, हम पेंट का यूज करते हैं, राइट। सो दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट और बाय सम केमिकल्स। हम कोई केमिकल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बिसफिनॉल। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल भी देके रखा है आपको फॉर द बिसफिनॉल, ये आपके पास केमिकल है जो आप यूज कर सकते हो। ओके, बिसफिनॉल जो है वो। अनदर देखो, एक दूसरा भी सिंपल मेथड है। अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय द अदर मेटल। कुछ मेटल, दूसरे मेटल से आप सरफेस को कवर कर सकते हो। जैसे हमारे पास टिन है, जिंक, Zn है, एक्सेट्रा, मतलब हमारे पास Sn है, Zn है, एक्सेट्रा, आपके पास टिन है, जिंक है, एक्सेट्रा, इन सब मेटल का यूज करके भी आप उसको कवर कर सकते हो। एंड दैट आर इनर्ट टू रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये सारे पता है इनर्ट होते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्ट नहीं करते, तो ये क्या करेंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स, यानी कि टिन ले लो, जिंक ले लो, ये चीज ले लो, दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट्स। ये इनर्ट होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बचाएंगे, सेव द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये इतना रिएक्ट नहीं करते, तो ये क्या करेंगे, इनर्ट है तो रिएक्शन नहीं होगी, इनर्ट है इस वजह से, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बचा लेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल। दूसरा जो है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अगर हम चलें तो उसमें मैग्नीशियम आएगा, जिंक आएगा, एक्सेट्रा, विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट। खुद को कोरोड करके भी ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं, ऐसा। तो ये आपका था पूरा कोरोजन। आ रहा है समझ में? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। यस, इसके बाद जो हमारा इंडेक्स क्वेश्चन आता है दैट इज 3.13 है, वो जरा आप ध्यान देना। इसमें क्या बोला है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। आपको लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करना है, तो हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। ये रिचार्जिंग में आपके कौन कौन से मटेरियल इसमें इन्वॉल्व होंगे उसको हाईलाइट करना है। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे जो बोला है कि द लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड। आपको पता है कि यहाँ पे जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें एक तो आपके पास क्या आएगा, एक तो लेड एनोड, अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड। आपके पास लेड एनोड, पीबी का एनोड कनेक्शन है ना, और यहाँ पे लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड मतलब PbO2 है, क्योंकि हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे थे। तो PbO2 आ गया एज द कैथोड पे, है ना। एंड द 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 हमने लिया था व्हाट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ ध्यान रखना कि H2SO4 कितना लिया था बेटा, 38% लिया था फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इतना समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि व्हेन द बैटरी इज इन यूज, जब हम बैटरी यूज करते हैं तो एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, राइट। तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में आपको देख ही रखा है, पीवी वाला जो हमने अभी भी किया था, ठीक है। एनोड पे आपका रिएक्शन क्या होगा, मैं जरा वापस लिख देती हूँ, Pb प्लस SO4 माइनस 2 दैट गिव्स PbSO4, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे आपका रिएक्शन क्या होगा बेटा, कैथोड पे आपका रिएक्शन हो जाएगा दैट इज द PbO2 प्लस SO4 माइनस 2, PbO2 प्लस SO4 माइनस 2, ओके, प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। ये आपका रिएक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या होगी, दैट इज द Pb प्लस PbO2, है ना, प्लस 2 टाइम्स H2SO4, इस टाइप में हो गया, दैट गिव 2 PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। ओके, ये आपका क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन कहला जाएगी। तो जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल दीज रिएक्शन टेक प्लेस, रिवर्स हो जाती है। तो ऑन चार्जिंग PbSO4 प्रेजेंट हो जाता है कैथोड एनोड पे, और कैथोड क्या कन्वर्ट हो जाता है, कैथोड कन्वर्ट हो जाता है Pb एंड PbO2 के अंदर। ओके, तो ये था आप लोगों का आंसर 3.13 में। अब चलिए 3.14 में क्या बोला है जरा वो देख लेते हैं। 3.14 में आपको ये बोला है
suggest two material other than the hydrogen that can be used as fuel in fuel cells. तो आपके पास मीथेन एंड मिथेनॉल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल. आपके पास कौन सा आएगा? मीथेन एंड मिथेनॉल भी तो ले सकते हो ना हाइड्रोजन के अलावा, तो मीथेन एंड मिथेनॉल. क्लियर हो रहा है? दैट कैन बी यूज इन द फ्यूल सेल. देखो थियरी पर से ही क्वेश्चन है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 जरा देख लेते हैं. क्या करना है? एक्सप्लेन हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged as getting up of an electrochemical cell. तो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन का बोला है, तो इसमें सेम टू सेम पहले आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयरन वाली रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन सब लिखना है. तो देखो इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन हमें पता है कि क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर की वजह से ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन. ऑक्सीडेशन आयरन का बन जाता है, तो स्पॉट भी है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है. और हमारा जो रिएक्शन है फॉर द ऑक्सीडेशन के लिए 3.15 में दैट इज द व्हाट Fe that gives Fe plus 2 इलेक्ट्रॉन. ये हमें ऑक्सीडेशन में मिल जाता है एनोड पे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एट द एनोडिक स्पॉट. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड मूव थ्रू द मेटलिक ऑब्जेक्ट एंड गो टू द अनदर, मतलब अलग अलग जगह. अब इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन द इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में क्या रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है. इट कैन एक्ट एज कैथोड एंड हेंस दीज H+ आयन कम आइदर from H2CO3 and then form due to the dissolution of carbon dioxide from the air into water to form the dissolution of other acidic oxides. other acidic oxides भी formation करते रहते हैं from the atmosphere से. तो हमारे पास रिडक्शन के लिए कौन सी इक्वेशन आ गई यहाँ पे? तो आ गई O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हमारे पास आ गई 2H2O, क्योंकि यहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. राइट, तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास बनेगा है ना, वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा. दैट इज व्हाट, दैट इज द हमारे पास देखो Fe है हमारे पास, O2 भी है. राइट, तो इसको कंबाइन कर दो आप लोग, तो क्या होगा 2Fe + O2 + 4H+ दैट गिव्स 2Fe + 2. यस ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअल में एक चीज ध्यान रखना, क्यों कंफ्यूजन नहीं मेरे को, क्योंकि यहाँ पे Fe+2, Fe से Fe+2 बनता है, लेकिन Fe जो है ना वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. Fe+2 में भी आता है, Fe+3 में भी आता है. तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये वाला Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. Fe+2 जो है वो आपको ले लेना है +2 टाइम्स वाटर. ओके, क्योंकि एक फेरस फेरिक होता है ना, इस वजह से. तो इस टाइप में आपको देख लेना है, 2 टाइम्स वाटर ले लेना है. अब हमारे पास देखो एनी फेरस आयन, ये हमारे पास फेरस है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि एनी फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन. आपको पता है कि कोई भी आपके पास फेरस आयन होगा तो उसका ऑक्सीडाइज करेंगे है ना, तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाट Fe2O3 डॉट क्या होगा XH2O है ना. तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये आपका हो जाएगा फेरिक आयंस में है ना. तो फेरिक फेरस इस टाइप में ध्यान रख लेना आप लोग. किधर? सो दीज फेरिक आयंस कंबाइन विद द मॉइस्चर के साथ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग टू फॉर्म व्हाट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ये आपका फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा. फेरिक यानी Fe2, फेरस यानी Fe3 स्टेप में है ना. तो ये ध्यान रख लेना आप लोग. फेरस फेरिक क्या होता है? ये आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन है. ये आपका क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड. ओके, ये ध्यान रख लेना. अब उसके बाद क्या बोला है 10, हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्या आता है? 1 टाइप ऑफ सेटिंग ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये पूरा एक सेल क्रिएट सेटअप कर लेता है. ओके, तो ये था आप लोगों का इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट. अब आप लोगों को मैं PDF शेयर कर दूंगी जिससे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. अब मैं जो PDF शेयर करूंगी उसमें इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको गिवन हैं, तो आप लोग उसकी हेल्प से भी आप लोग लिख सकते हो. मैंने आपको करवा दिए सारे इंडेक्स क्वेश्चंस. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना है. PDF में से जो प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, वो मुझसे आप लोग क्लियर कर लेना. ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, जो डाउट होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे. Thank you so much students.